साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा। टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो स्थितियाँ आएँगी, उसको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा समझने के पर्सपेक्टिव में। देखिए, जब भी हम केस लड़ते हैं एंटी करप्शन का तो पूरा जग जो है, हमें मान के बैठ लेता है अपराधी। समझ में ये नहीं आता क्या करें, क्या नहीं करें। बेसिकली ना तो आप समझ पाते हैं आपकी साइकोलॉजी, ना समझ पाते हैं आप अपोज़िट पार्टी की साइकोलॉजी। ना आप समझ पाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साइकोलॉजी, ना समझ पाते हैं जज की साइकोलॉजी। बस केवल एक ही आपका टारगेट होता है कि हमें फ्री होना है, कैसे भी करके हम फ्री हो जाएँ। चाहे तो हम डिस्चार्ज हों इस केस से या प्रोसीडिंग क्वैश हो या अल्टीमेटली कोर्ट जो है हमें बरी कर दे। जब जो रिज़ल्ट आपने सोचा है आपको नहीं मिलता है, तो आप जो है पैनिक हो जाते हैं, आपको लगता है अभी कुछ नहीं रखा है। इससे बेटर ये है कि जो कुछ हो रहा है वो होने दो और कुछ नहीं हो सकता, भले हमें कोई कितना ही आइडिया दे दे, पर लाइफ़ में जो होना है, वो होके रहेगा। साथियों, इसी माइथोलॉजी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, पर अल्टीमेटली हम खुद का जो है नुकसान कर बैठते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बीइंग द क्लाइंट ऑफ एंटी करप्शन आपके लिए सिचुएशंस जो है बहुत पैनिक है। एक तरफ परिवार है जो दुखी है कि आप पर जो है केस हो गया। जो आपके रिलेटिव हैं या ऐसे लोग जो आपका मज़ाक बनाते हैं, वो आपको पैनिक जो है कॉज़ कर रहे हैं। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपसे सामान्य तरीके से बातचीत करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। आपको अवॉइड कर रहे हैं, उनको ये डर है कि ये बंदा जो है फँसा हुआ है एंटी करप्शन केस में, कल को हम भी जो है इन्वॉल्व ना हो जाएँ। तो कुल मिला कर के आप अपने आप को अकेला जो है महसूस करते हो। मैंने कई बार देखा है अपनी क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर कि क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार वो छत पे घूमते रहते हैं और लगता है कि भई सब कुछ जो है खत्म कर लूँ, कुछ नहीं रखा है इस जीवन के अंदर। देखिए, नकारात्मक होके अगर आप केस को लड़ेंगे या आपका जो दृष्टिकोण है वो रहेगा नकारात्मक, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो आपको काम करना होगा खुद की साइकोलॉजी पे, खुद की फिलॉसफी पे, ताकि हम इफेक्टिवली केस को लड़ सकें। तो डिफेंस मैकेनिज़्म का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्री एसोसिएशन। बेसिकली आप ये बात जो है मान के चलिएगा कि जब भी मामला होता है एंटी करप्शन का, जो मैंने बताया भी आपको, हर आदमी जो है आपको मान के बैठ जाएगा आरोपी। तो उनका माइंड जो है एक सेटअप ले चुका है कि आप जो है अपराधी हैं। अगर आपके साथ रखा जाएगा संबंध या आपको जो है सपोर्ट किया जाएगा, देन दे माइट टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पर ऐसा नहीं होता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर आदमी को अधिकार है, उसका जीवन जीने का और उसकी लिबर्टीज़ को एन्जॉय करने का। अगर उससे अधिकार छीनने हैं, तो जो प्रक्रिया है कानून की, इट मस्ट बी फेयर। अगर प्रोसेस ही फेयर नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज़ को गिल्ट साबित नहीं किया जा सकता। पर कौन काम करता है इस साइकोलॉजी पे? सब जो है भाग रहे हैं। कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब आपको फ़ाइल मिलती है कोर्ट से, कितने लोग हैं आप में से, बताइएगा ईमानदारी से, कि जो जाते हैं वकील साहब के पास और डिस्कस करते हैं? कितने लोग हैं आप में से जो फ़ाइल को देख कर के जो है उसको प्रयास करते हैं रीड करने का? हम में से कोई भी नहीं करता है। हमको ये लगता है कि भाई फ़ाइल जो है देंगे वकील साहब को, अब ये उनकी टेंशन है और वो जो है केस को जो है सँभाल लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। केस जो है आपका है और आपको किसके साथ जो है होना पड़ेगा एसोसिएट। और यही पहला प्रिंसिपल है कि आपको इन्वॉल्वड होना है विद द केस, आपको अटैच होना है विद द केस। अगर आप नहीं होंगे तो आप सफलता भी जो है प्राप्त नहीं कर पाएँगे। और एक बात समझिए ना, आप सब पढ़े लिखे हैं या नहीं मुझे बताइए? सब पढ़े लिखे हैं ना? हम सब हिंदी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश पढ़ सकते हैं या स्थानीय भाषा है, वो पढ़ सकते हैं। तो जब आप पढ़ सकते हो, तो जो फ़ाइल है उसको पढ़ने में जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है? पर आपने क्या दिमाग में एक सेट कर ली है साइकोलॉजी कि मैं बच नहीं पाऊँगा, अब तो मेरा जो है मरना निश्चित है, अल्टीमेटली मुझको जो है कन्विक्शन हो जाएगा और ये जो लोग हैं ये तो कहते रहेंगे, इनका तो क्या बिगड़ेगा? देखिए, मुझे आप लोगों से पेन है, इसलिए मैं ये कंटेंट जो है लिखता भी हूँ और जो रिसर्च है, वो आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाएँ और अपने केस को इफ़ेक्टिवली जो है प्लीड करें और उस पर जो है काम करें। क्लियर है? मेरा साथ दो। निराश होने से, डिप्रेशन में जाने से, अपनी इच्छाएँ छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है बात ये? तो सबसे पहले हमें काम करना है एक इम्पोर्टेंट थ्योरी पे, उसको जो है आप नोट डाउन कर लो। ये थ्योरी आती है फिलॉसफी से एंड लीगल साइंस से। सबसे पहली थ्योरी ये है कि अक्यूज़ को ये मान के चलना है कि वो इनोसेंट है, ये तो आप मान ही सकते हो। और कानून भी कहता है कि द अक्यूज़ शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये हम सुनते भी आ रहे हैं। जब सुनते आ रहे हैं तो उसको क्यों नहीं अप्लाई करते हो? तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप इनोसेंट हो, अभी आप गिल्ट नहीं हो। तो हम एक काम करेंगे, जो व्यक्ति केस में इन्वॉल्वड है, समझ लीजिए वो आपका फ्रेंड है। ये फ़र्ज़ करना है हमारे को
और हम उसकी जो है हेल्प कर रहे हैं। तो एक फ्रेंड की हेल्प कैसे कर पाओगे आप? क्लियर है बात ये? उसके लिए क्या-क्या पैरामीटर आपके दिमाग में है, वो सब जो है आपको अप्लाई करने हैं। और फ्रेंड को जो है देना है दिलासा, मीन्स आपको देना दिलासा खुद को ही, कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई एम नॉट गिल्ट एंड आई विल फाइट। क्लियर है बात ये? तो इस तरीके से जो इंसेप्टरी प्रोटोकॉल्स हैं हम लेकर के, जो डिप्रेशन है उसको काफ़ी हद तक हम जो है कम कर पाएँगे। आपको हर समय, हर घड़ी एक ही बात कहनी है पॉजिटिव वे में, आई एम इनोसेंट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट गिल्ट एंड आई विल फाइट। बार-बार ये बात करो, इससे बनता है बहुत पॉजिटिव ऑरा। क्लियर बात है? दूसरी बात, जो लड़ाई है हमारी वो है अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ एंटी करप्शन लॉ। सरकार ये मांग के चलती है कि जो पब्लिक सर्वेंट है ये करप्शन कर सकता है। पर संभावना इस बात की भी तो है कि अगर निर्दोष पब्लिक सर्वेंट जो है फँस गया है या लॉ का जो है मिसयूज़ हुआ है, तो उसको इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है मिलना चाहिए। तो कानून में कई प्रोटेक्शंस हैं, पर वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें कुछ बातों पर जो है एम्फसाइज़ करना होगा। यू माइट बी इम्प्लिकेटेड इन अ फॉल्स एंटी करप्शन केस, जिसके प्रमुख कारण क्या होते हैं कि जो परिवादी है, उसके बीच और आपके बीच जो है एक एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी है, या कोई पॉलिटिकल जो है एजेंडा है, या कोई इस तरह के मुद्दे हैं जिसको ग्राफ्ट करके आपको जो है फँसाया गया। कई बार देखा होगा आपने कि आपने पैसे माँगे नहीं है, पर पैसे जो है फेंक गया परिवादी, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एंटी करप्शन या सीबीआई आपको पकड़ लेती है, दे कंपेल यू टू कन्फेस, और कन्फेशन के बेसिस पे जो है केस बनाती है। क्लियर है बात ये? तो कुल मिलाकर के उनकी साइकोलॉजी में क्लियर है, दे वांट टू इन्वॉल्व यू एट एनी कॉस्ट, और हमें जो है बचना है। पर हमें सबसे पहले काम करना है उन पैरामीटर्स पे जो हमें दे सकते हैं प्रोटेक्शन। क्लियर है बात ये? तो सबसे पहले अपने आप को मानना है इनोसेंट, और जो आपका कॉन्शियस है, उससे बात पूछनी है कि ये जो केस हुआ है, ये क्यों हुआ है? बेसिकली आपको आंसर मिलेगा। अगर कोई दुश्मनी आप लोगों के बीच में है, यू माइट गेट द आंसर। कोई उधार का लेन-देन है, यू माइट गेट द आंसर फ्रॉम योर इनर कॉन्शियस। क्लियर है बात ये? जो आपको उत्तर मिलेगा, हमें उसी को जो है डेवलप करते हुए चलना है, और यही होती है डिफेंस की स्टोरी। मैंने कई बार देखा है क्लाइंट्स को, ये कहते हुए कि साहब हमारे काउंसिल ये कहते हैं कि डिफेंस जो है मत आउट करो, डिफेंस जो है अगर आउट कर देंगे तो अपन केस को जो है हार जाएँगे, या अपने पत्ते जो है खुल जाएँगे। ये मुझे पल्ले नहीं पड़ता, ये क्या होता है पत्ते खुलना, या क्या होता है डिफेंस को आउट नहीं करना। देखो छोटी-सी बात ये है कि आप दफ्तर में काम कर रहे हो, असम्पशन ले रहे हैं अपन, और कोई लड़की ये कहती है कि साहब आपने मुझे छेड़ा, या आप पर झूठे जो है आरोप लगाता है आपका बॉस कि आपने जो है गबन कर लिया, क्या करोगे आप? चुपचाप बैठ जाओगे? क्योंकि आपके माइंड में एक थ्योरी क्या सेटअप हो रखी है कि अगर बोलेंगे या डिफेंस को आउट करेंगे तो हार जाएँगे। क्लियर है बात ये? आप डेफिनिटली कहोगे उस समय कि मैंने ये गलत काम नहीं किया है, या मैंने कोई गबन जो है नहीं किया है। ये बेसिकली लीगल ड्राइव नहीं है, ये आपकी नेचुरल ड्राइव है। नेचुरली आप रेसिस्ट करोगे, अगर आप रेसिस्ट कर पा रहे हो, तो आपका डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ज़िंदा है। अगर आप रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप निश्चित तौर पे शिकार हो जाओगे अनफेयर प्रोसीडिंग का। तो आप चाहते हो कि आपको मिले फेयर प्रोसीडिंग, तो आप जो है बोलना सीखो। बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी बातें जो है वर्बली कहेंगे। बोलने का मतलब है कि आप सारी बातों को लिख कर पॉइंट वाइज़, और जो उसका प्रॉपर जो निष्कर्ष है एज़ पर लॉजिक, उसको स्पेसिफिक करते हुए आप जो है सबमिट करेंगे। क्लियर है? अगर आप ऐसा करेंगे तो जो अथॉरिटी है उनको जाँच करनी पड़ेगी। अगर वो जाँच नहीं करेंगे या आपके पॉइंट्स को अवॉइड करेंगे, देन वी मे चॉक आउट द केस फॉर द अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें कोई दिक्कत है मुझे बताओ? इतना ईज़ी वे तो है काम करने का, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? इसके अलावा कई बार ये होता है कि मीडिया जो है आपकी इज़्ज़त उछालती है, अखबार में जो है गलत-सलत छापते हैं। तो आप नोटिस भी जो है दीजिए मीडिया को कि इस तरह की हरकतों से आपका हैरेसमेंट हुआ है, और जो आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है वो खराब हुई है, तो माफ़ी माँगने के लिए भी आप उनसे कहिए। क्लियर है बात ये? एक-एक बात पे हमें जो है जोर देना है, हमें कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, लीगल राइट्स का, प्लस फिलॉसफी का, प्लस साइकोलॉजी का। बगैर कॉम्बिनेशन के हम केस में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएँगे। आपको हर एक वो चीज़ करनी है जिससे आपके राइट्स अफेक्ट ना हो, और जो राइट्स अफेक्ट हुए हैं उन्हें प्रॉपर जो है रिस्टोर कर सकें। अगर आप राइट्स जो है रिस्टोर नहीं करेंगे, तो जो आपका कॉन्शियस है आपको कोसेगा, और आप केस में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा आप केस पर जो है रखिए प्रॉपर नॉलेज। मान लीजिए केस आपका है धारा 7 या धारा 13(1)(b) या धारा 8 पीसी एक्ट में, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो उसके जो रिलेवेंट मटेरियल है उसको पढ़ें। मटेरियल जो है इज़िली अवेलेबल है गूगल पे, या अवेलेबल है यूट्यूब पे। बात को समझिए, क्लियर है बात ये? और जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उसको ईज़ी कीजिए, ताकि आप केस के जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझते हुए आगे बढ़ सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है कोर्ट जाते हैं, जज साहब जो है क्वेरी कर लेते हैं आपसे, और आपकी जो इच्छा है आप कहते हैं, फिर आप जो है वहाँ नुकसान खा जाते हैं। जब भी आप कोर्ट जा रहे हैं, आपको पूरा कमांड जो है आपके केस पे होना चाहिए। जज ने क्वेरी कर भी ली, वकील साहब नहीं भी हैं, तो आपके आंसर लॉजिकल एंड पे हो, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं हो, ताकि सही निष्कर्ष जो है हमेशा ही रिकॉर्ड पे रहे। अगर आप खुद ही कन्फ्यूज़ रहेंगे, तो आप केस को प्रॉपर्ली जो है नहीं लड़ पाएँगे। और केस को लड़ने का बहुत सिंपल एक
फॉर्मूला है, फंडामेंटल है कि हमें केस को बांटना है सेगमेंट्स में। ये तो ईज़ी आप कर सकते हो। आप सबसे पहले लिखो चैप्टर नंबर 1 रिपोर्ट, फिर आप लिखो चैप्टर नंबर 2 वॉइस आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। चैप्टर नंबर 3 में लिखो जो डिमांड वेरीफाई हुई है उसके क्या-क्या पॉसिबल व्यूज़ जो है निकल के आ रहे हैं। क्लियर है बातें? चौथी बात ये कि और क्या-क्या फैक्ट्स जो है मिस करे हैं कंसर्न आईओ ने या कंसर्न ट्रैप लिंक ऑफिसर ने ड्यूरिंग द ट्रैप प्रोसीडिंग। इतनी ईज़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद हमें काम करना है ट्रैप पे, फिर काम करना है हमें सैंक्शन पे। इन द होल जर्नी वी हैव टू सी कि क्या-क्या लैप्सेस हैं, क्या-क्या फैक्ट्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ है, क्या-क्या स्थितियाँ जो है कंप्लायंसेस में नहीं आई हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ केस जो है आपका डिमांड के हद तक है। देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस, देयर इज़ नो रिकवरी, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो पेंडेंसी वर्क। तो वहाँ पर ये देखना है आपको कि 17A पीसीएट का बेनिफिट मिला या नहीं मिला। अगर ये कंप्लायंसेस नहीं हुए हैं और आप पर गलत केस जो है बनाया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में हम अपनी बात को रख के इफेक्टिव वे में फ़ायदा जो है लेने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए कर्म जो है हमारे हाथ में, तो प्रयास तो करने पड़ेंगे आपको, पर प्रयास जो है आपके वो हाफ हार्टेड नहीं होने चाहिए। जब प्रयास कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली यू मस्ट बी डोमिनेंट कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो, जो कुछ भी आप वर्कआउट कर रहे हो, इट इज़ करेक्ट एज़ पर द नॉर्म्स। तो कुल मिलाकर के खुद को रखें इमोशनली स्टेबल और आपको कहीं भी जो है पैनिक नहीं होना है। जो अपना सपोर्ट सिस्टम है उसको रखें एक्टिवेट। मीन्स जो लोग आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपके वकील साहब हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं या अन्य लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, उनको रखें अपने गुड बुक्स के अंदर। और जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, आपको पैनिक कॉज़ कर रहे हैं, उनको जो है अवॉइड कर दें। क्लियर है? आप जगह-जगह जाके जो है केस को डिस्कस ना करें, ये भी मेरा आपसे आग्रह है। और आप चाहें तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन को भी रखें। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम केस में उलझे हुए होते हैं। तो हाउ टू मेक द केस यूनिक, हाउ टू मेक द केस इफेक्टिव हमें जो है मालूम नहीं होता है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का बहुत बड़ा महत्व है हिंदुस्तान में। हम लोग क्या चीज़ों को समझते नहीं हैं, पैनिक करते हैं, जब नुकसान होता है तो फिर हम खुद को कोसते हैं, जो व्यवस्था है उनको कोसते हैं। देखिए जो लोग बरी होते हैं एंटी करप्शन केसेस में, उनकी एक साइकोलॉजी है कि जो कंसर्न केस है उसका जो मोमेंटम है उसको रीड करना, उसमें हम क्या-क्या पैदा कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, उस पे वर्कआउट करना ताकि केस का मोमेंटम जो है हम अफेक्ट कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा, एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिसमें कहा गया है डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी आर मस्ट। इवन अगर डिमांड है पर एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी नहीं है, अक्यूज जो है कन्विक्ट तो हो सकता है, प्रोसिक्यूट भी हो सकता है, पर उसके लिए मजबूत साक्ष्य जो है रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। साक्ष्य डायरेक्ट भी हो सकती है, साक्ष्य जो है इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पर हर तरह की स्थिति में मोटिव रिकॉर्ड पे होना चाहिए। अगर मोटिव रिकॉर्ड पे नहीं है मीन्स पेंडेंसी वर्क नहीं, जो स्टेटमेंट है उसमें विरोधाभास है और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही है प्रोसिक्यूशन को, तो वहां हम फायदा ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे चीजों को समझने के लिए। ए कहता है कि मुझसे बी ने पैसे मांगे किसी काम को जो है करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें एक फैक्ट जो है क्लियर हो गया कि पैसों की जो है मांग है किसी काम के लिए, और जो आचरण है मिस्टर बी का, ये आचरण है अनैतिक, मीन्स अगेंस्ट द लॉ है। अब मिस्टर बी ये कहते हैं प्लॉजिबल सिनेरियो में कि ये काम जो है पेंडिंग नहीं है, जो कंसर्न परिवादी है उसने झूठ कहा, जो कंसर्न आईओ है, टीएलओ है, उसने फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस ट्रैप प्रोसीडिंग से पहले या जो रिपोर्ट हुई उससे पहले मैं काम ये कर चुका था। जो कंसर्न परिवादी है वो कई बार जो है विभाग में आया, उसने मेरे को जो है धमकाया और उसने ये कहा कि यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो मैंने इस बात की जो है रिपोर्टिंग भी करी थी। तो ये सारे फैक्टर बनते हैं आपके प्लॉजिबल सिनेरियोस। क्लियर है बात ये? एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको अपना डिफेंस जो है रखना है बाय द प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मीन्स आपको प्लॉजिबल व्यू जो है रखना है। तो इसलिए मैं आपसे अंत में यही आग्रह करूंगा कि यू शुड मेक द एसोसिएशन विथ योर फाइल। मीन्स आप फाइल को पूरा पढ़ें, पॉइंट वाइज जो है अपने नोट्स रेडी करें, ताकि हमें जो है दिक्कत नहीं है। हमें अप्लाई करना है 80-20 प्रिंसिपल, मीन्स हमें काम करना है 20% उस एरिया पे जिससे रिजल्ट जो है हमें आ जाए 100% या उससे भी ऊपर। क्लियर है बात है? ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए जैसे सैंक्शन आप पढ़ रहे हैं, अब सैंक्शन जो है जारी कर दी एक ऐसी अथॉरिटी ने जो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो कानून क्या बोलता है कि अगर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है तो सैंक्शन क्या हो जाएगी? इनलीगल। तो सिर्फ एक पॉइंट से रिजल्ट कितना आ गया? 100%। आप केस में इक्विटी जो है सिक्योर कर पा रहे हैं। क्लियर है बात ये? तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका जो है विशेष ध्यान रखें, ताकि जब भी आप केस को फाइट करें तो आपको पैनिक जो है नहीं हो और आप इजीली जो है केस को फाइट कर सकें। तो हम सम अप करते हैं आज के कंटेंट को कि आप अपने वकील साहब के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई मेरे केस में आप काम करें बीइंग एसोसिएट। क्लियर है बात ये? कम से कम 2 घंटे 3 घंटे उनसे मीटिंग करनी है, अपनी सारी बातें कहनी है, जितना भी गुब्बार दिल में है सब रखो। कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट जो हेल्पफुल है केस में, जो संज्ञान में नहीं है वकील साहब के, पर आपने बातें बताई तो उससे जो है पकड़ में आ जाए और उससे केस का हम रुख जो है मोड़ सकते हैं। किधर है बात ये? एसोसिएट विथ योर फाइल एट योर ओन लेवल आल्सो।
तीसरी बात, जहाँ तक आवश्यकता हो, आप सलाह कीजिए एक्सपर्ट से। चौथी बात, जो रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है, जिससे हम अपने केस में वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, उस पे जो है जोर देना है, ताकि हम एक सिक्योर एक्विटल जो है, वो इंश्योर कर सकें। क्लियर है बात ये? सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर कि आप किस तरीके से एक्ट अपॉन करते हो। तो वादा करो मुझसे, आप डिप्रेशन में नहीं आओगे एंड यू विल वर्क आउट ऑन योर केस। यू मे टेक द हेल्प ऑफ लॉयर्स, इवन द एक्सपर्ट्स टू वर्क आउट ऑन योर केस, और हमें लड़ना है। और हमेशा एक ही बात कहनी है, वी आर सपोज टू विन, वी विल डेफिनेटली विन, वी आर नॉट गिल। अगर ये साइकोलॉजी दिमाग में सेट कर ली, तो निश्चित तौर पर जो बंद दरवाजे हैं अपने आप खुलेंगे और आपको समाधान जो है दिखाई देने लगेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।